नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बेटा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर। तो बेटा वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं और उनके उत्तर भी देखने वाले हैं और सभी उत्तरों को हम याद भी करेंगे, ताकि आपके आने वाले नेक्स्ट पेपर में आपको अच्छे से नंबर मिले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे फर्स्ट प्रश्न बेटा पूछा है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, राइट आंसर है रहट। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 2, चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। प्रश्न नंबर 3 बेटा पूछा है, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों पूर्व में। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 बेटा आपसे पूछा है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, जहां आपसे पूछा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न बेटा आपको दिया है रिक्त स्थान। आपसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, संग्राम शाह के पुत्र दलपत ने रानी के साथ विवाह किया था। तो कौन सी रानी के साथ विवाह किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों दुर्गावती। किसके साथ किया था? दुर्गावती के साथ किया था। उसके बाद बेटा आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 7, रामानुज विष्णु भक्त से बहुत प्रभावित थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? अलवारों से। किससे प्रभावित थे वो? अलवारों से प्रभावित थे। उसके बाद है बेटा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, महासागरों एवं समुद्रों का जल होता है। तो महासागरों एवं समुद्रों का जल कैसा होता है बेटा? खारा होता है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, जहाँ बेटा पूछा है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारियां कहलाती हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उसे कौन सी बीमारी कहते हैं हम? संक्रामक। कौन सी बीमारी कहते हैं? संक्रामक बीमारियां कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका उत्तर हो जाएगा समोआ। क्या हो जाएगा? समोआ। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बेटा, जहां आपसे पूछा गया है अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर आपसे पूछे हैं। प्रश्न 11 पूछा है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ये आपके पेपर के प्रश्न उत्तर है। चलो तो हम इनके सभी के उत्तर भी देख लेते हैं। उससे पहले बेटा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर बेटा आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर के पीडीएफ प्रश्न उत्तर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर बेटा, जहाँ आपको दिया गया था अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 11 बेटा आपसे पूछा गया था, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तर हो जाएगा, समुद्र किनारों पर समुद्री अवसाद जमा होने से समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखिए कोई 4। गंगा नदी के पास जो भी शहर है उनके आपको नाम लिखने हैं कोई 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर ये हैं, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, कोलकाता, हरिद्वार और आदि। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 13, जहां आपसे पूछा है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतुओं के नाम इस प्रकार बच्चों आप देख सकते हैं। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, कई प्रकार के सांप और छिपकलियां आदि हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 14 बेटा आपसे पूछा गया है, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 15 बेटा आपसे पूछा गया है, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 40.40% एवं महिला साक्षरता दर 15.35% है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16,
संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा और ये प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा जाएगा, मुगल राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्थाओं की विशेषताएं निम्न हैं। तो ये रही उनकी विशेषता है। भूमि मूल्यांकन की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व तय किया गया था। दूसरा हो जाएगा, औसत उपज का 1/3 हिस्सा राज्य का हिस्सा था। उसके बाद 3, आमतौर पर भुगतान नकद में किया जाता था। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न नंबर 18 बेटा पूछा गया है, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि बाजारें अलग अलग इलाकों में अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सेना के अभियानों के समय भी यही लोग अपने बेलों पर सेना के लिए खाने पीने के सामान की ढुलाई करते थे। ऐसा माना जाता था कि किसी भी सेना के लिए 1 लाख बेल अनाज ढोते होंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 19, जहाँ आपसे बेटा पूछा गया है, शेल किसे कहते हैं? शेलों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका उत्तर है, भूपर्पटी की संरचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें शेल या चट्टान कहते हैं। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 पर, जहाँ आपसे पूछा है, पवन किसे कहते हैं? पवन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवन के प्रकार, पवनों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला हो जाएगा स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। स्थायी पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा हो जाएगा मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरा स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 21वां बेटा आपसे पूछा गया है, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा इसलिए होता है क्योंकि इन दुकानों से जुड़े कई खर्च होते। इन खर्चों में दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क और कर्मचारियों की तनख्वाह शामिल है। इन्हें ओवरहेड लागत भी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा है, ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है? तो आपको उत्तर देना ऑनलाइन खरीदारी का। ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए आपको किसी विश्वसनीय वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना खाता बनाना होगा और वहां से खरीदारी करनी होगी। उसके बाद हम आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर बेटा, जहां आपसे 5 नंबर में प्रश्न उत्तर पूछे हैं। प्रश्न 23 बेटा पूछा है, शेरशाह सूरी के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, शेरशाह ने एक नया सैन्य और आर्थिक प्रशासन संगठित किया और साथ ही डंका से रुपया भी प्रभावी ढंग से जारी किया। उन्होंने एक प्रभावी डाक प्रणाली का भी आयोजन किया। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 24 बेटा, जहां आपसे पूछा गया है, चोल शासनकाल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, चोल शासनकाल में कृषि और सिंचाई व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ। पहला, कावेरी नदी पर पत्थर के बांध बनाए गए। दूसरा, इन बांधों से नहरों के जरिए दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। तीसरा, कई कुएं खोदे गए थे। चौथा, पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 25 बेटा आपसे पूछा गया है, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है, समझाइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जमीन देता है। पर्यावरण से हमें कई तरह के संसाधन मिलते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 26 आज का लास्ट प्रश्न बेटा आपसे पूछा है, सेंसरशिप से क्या आशय है, यहाँ क्यों आवश्यक है? तो उत्तर होगा,
सेंसरशिप का मतलब है कि किसी सामग्री को सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा रोकना या नियंत्रित करना। यह किसी विशेष सामग्री को सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने से रोकने के लिए किया जाता है। सेंसरशिप के जरिए समाज के हित में रहकर विवादास्पद या आपत्तिजनक विषयों को नियंत्रित किया जाता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।